Yes, next we start with question number 2. Write down. Question number 2, Messrs Super Quality Trading and Commercial Company Limited. Super Quality Trading and Commercial Trading and Commercial Company Limited. Balance sheet as on 31st March 2018. सामने वाले पेज पे भी लिख दो. March 2018. Messrs Super Quality Trading and Commercial Company Limited. Trading and Commercial Company Limited. Now look at the problem. Question number 2. The following balances have been extracted from the books of Super Quality Trading and Commercial Company Limited as on 31st March 2018. Fixed assets, land and building, furniture, motor car, policy in arrears, administrative expense, selling expense, sundry expense, डायरेक्टर्स फीस, डिविडेंड पेड. लेकिन डिविडेंड पेड में एक इंटीरियम डिविडेंड है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है. फिर उसके बाद है फाइनल डिविडेंड. लेकिन ये फाइनल डिविडेंड देखो करंट ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर का. तो प्रीवियस ईयर का तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड भी है. इफ यू सी हियर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 16-17 का 33,600 है और 33,600 पेड भी हो गया. तो जितना डिक्लेयर किया था उतना पेड हो गया, मतलब इसका इफेक्ट हो गया खत्म. अगर कम पे किया होता तो पेबल दिखाते थे. क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा दिखाया था मैंने. सो ये तो जितना प्रपोज किया था उतना पे, मतलब एक लाइबिलिटी क्रिएट की थी, लाइबिलिटी सेटल. तो क्रॉस कर दो, दिखाने की जरूरत नहीं है अपने. वी डोंट हैव टू शो दिस. हाँ, फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है, अपने डेबिट साइड में चेक करेंगे. इनकम टैक्स पेड, दिस इज नथिंग बट एडवांस टैक्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश विद शेड्यूल बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस शॉर्ट टर्म. ट्रायल बैलेंस में दूसरे साइड है शेयर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, प्रपोज डिविडेंड, depreciation, building, furniture, motor car, creditors, gross profit, profit and loss, liabilities for expenses, provision for bad debts, general reserves, deferred tax. देखो deferred tax credit side होने का मतलब है, if you have deferred tax on the credit side का मतलब है last year deferred tax liability created है. अगर ये साल डेबिट होगा तो वो रिवर्सल ऑफ deferred tax liability होगा, और अगर क्रेडिट होगा तो फर्दर क्रिएशन होगा. ठीक है ना. फर्दर क्रिएट होगा तो ऐड कर देंगे, रिवर्सल होगा तो माइनस करेंगे.
करंट टैक्स, बट ये करंट टैक्स ये साल का नहीं है, ये पिछले साल का टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स है। चलो मैं तो एडजस्टमेंट्स के साथ चालू करूंगा। अपने पास एडजस्टमेंट्स कितने, काफी सारे, एक्चुअली 15 एडजस्टमेंट्स है। वी हैव गॉट 15 एडजस्टमेंट्स, वन आफ्टर द अदर एडजस्टमेंट्स। मैं शुरू करता हूं, अपना नॉर्मल तरीका यही है, हम लोग पहले एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देते हैं। देखो मेरा पहला एडजस्टमेंट है, शेयर कैपिटल ऑफ ₹10, इक्विटी शेयर्स ₹2 रिमेनिंग अनपेड ऑन 2000 शेयर्स। तो देख लो शेयर कैपिटल 10 रुपए का है, इसका मतलब है ये शेयर कैपिटल है 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और सामने कॉल्स इन अरियर्स है, ये 2000 शेयर्स पे ₹2 नहीं मिला। चलो इनकी पोस्टिंग करते हैं। मेरे को थ्रू आउट द प्रॉब्लम में कहीं पे भी देखो कोई भी एडजस्टमेंट में ऑथराइज नहीं दिख रहा है, तो ऑथराइज को क्वेश्चन मार्क कर देंगे जब ऑथराइज नहीं दिखता है। नोट नंबर 1 में चले जाओ, गो टू नोट नंबर 1। अगर तुम लोग ने मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया होगा ना, एक तो फॉर्मेट्स बनाने का, और दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था तब मैंने बोला था प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। अगर तुम लोग ने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिया तो तुमको अभी तक तुम कंफर्टेबल हो जाते हो टॉपिक के साथ, कौन सा कहाँ पे लिखना है तुमको मालूम पड़ने लग जाता है। लिखो ऑथराइज्ड, प्रॉब्लम में ऑथराइज्ड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन मार्क कर दो एंड डबल अंडरलाइन। हाँ, रिगार्डिंग इशूड एंड पेड अप, इशूड एंड पेड अप। अरे 15 एडजस्टमेंट मैंने रखे हुए हैं कि मेरे को कम प्रॉब्लम में मैं सारी वेराइटीज कवर कर लूं। एग्जाम में 5 एडजस्टमेंट आएंगे। लिखो 60,000 फॉर इशूड एंड पेड अप, राइट। 60,000 equity shares of rupees yes 60,000 shares of ₹10 each, fully called up लिखना, क्योंकि जब भी कॉल्स इन अरियर्स होता है ना अपन लिखते हैं फुल्ली कॉल्ड अप। $6 lakhs and below that write less calls in arrears हाँ, कॉल्स इन अरियर्स में क्या है, ऑन 2000 शेयर्स इंफॉर्मेशन दे रखी है ना उन लोग ने, देखो ना ये इंफॉर्मेशन दी तो है एडजस्टमेंट में। शेयर्स रिमेनिंग ₹2 per share remaining unpaid on 2000 shares. On 2000 shares call of ₹2 unpaid. तो 4000 का कॉल्स इन अरियर्स आ गया, और ये कॉल्स इन अरियर्स को बाहर निकाल लेते हैं। 5,96,000 अपना शेयर कैपिटल है, ये पेड अप कैपिटल। आगे कभी डिविडेंड के बारे में बोला रहेगा ना, प्रपोज डिविडेंड, तो वो पेड अप कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है, secured loan has been taken from bank by hypothecation of land and building against hypothecation of stock। लेकिन secured loan का एक और इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नंबर 14, current installment of secured loan due on 31st March 2018।
तुम देखो, एक तो सिक्योर्ड लोन का ये सिक्योरिटी तो इधर दे रखा है और पता है उसमें से कुछ अमाउंट ये साल ही पे करना है 30,000। तो अपने पास सिक्योर्ड लोन है कितने का? अपने पास सिक्योर्ड लोन है 3 लाख का। इसमें जो इसका करंट इंस्टॉलमेंट ड्यू है ना, जो पे करना है, वो शॉर्ट टर्म लोन नहीं बन जाएगा। करंट इंस्टॉलमेंट ड्यू जो है ना, वो अदर करंट लायबिलिटीज बन जाएगा। गो टू अदर करंट लायबिलिटीज and write secured loan current installment due. Right here, secured loan, secured loan, current installment due. तो ये 30,000 तो इधर आ गया क्योंकि अभी इसका ड्यू डेट आ गया है, इसको पे करना है अपने को। और बाकी 2,70,000 जो है वो लॉन्ग टर्म बोरेंग्स में जाएगा। गो टू लॉन्ग टर्म बोरेंग्स, लॉन्ग टर्म बोरेंग्स में जाके लिख दो सिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स 2,70,000 और साथ में जो सिक्योरिटी दी है ना, सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ, उसको दे रखा है। 1 मिनट, क्या सिक्योरिटी क्या दी है? Secured by mortgage of land and building and hypothecation of stock. Secured by mortgage of land and building and hypothecation of stock. ये लो, इसकी सिक्योरिटी लिख दी हम लोग ने, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जा रहे हैं हम लोग। एडजस्टमेंट नंबर 3, interest on unsecured loan 12% for the last quarter due not provided। अनसिक्योर्ड लोन भी है, देख लो अनसिक्योर्ड लोन कितने का है, उस पर 12% इंटरेस्ट निकालना है। अनसिक्योर्ड लोन अपने पास है 1 लाख का। पहले तो इसकी भी पोस्टिंग कर देता हूँ, और इस पे 12% का मतलब 12,000 ही हुआ। 12,000, 12,000। पहले तो ये अनसिक्योर्ड लोन की पोस्टिंग कर दो। मैं नथिंग इज सेड, ये भी लॉन्ग टर्म लोन ही है। देखो अनसिक्योर्ड लोन 1 लाख, और इस पे 12%, 1 लाख का 12% मतलब 12,000 का इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन ट्रायल बैलेंस में इस पे 1 लाख पे लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट जो है, मतलब 1 लाख पे अपना इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था? 12,000। और उसमें लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट जो है, मतलब इंटू 3/12 करेंगे ना, इंटू 3/12 करो, कितना हो गया? 3,000 ही बाकी रह गया ना। तो 3,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। 3,000 का इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, याद रखना। एक मिनट है। हाँ, इस पे 3,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन, तुम बोलोगे सर ये 57 कहाँ से आया? तो सिक्योर्ड लोन भी तो है ना, ये दोनों का इंटरेस्ट होगा। और सिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, बट अपने को एक चीज मालूम है, 3,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। गो टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में चले जाओ सब लोग।
पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट में लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, $57,000 तो जो ट्रायल बैलेंस में था उसको तो एक इफेक्ट आएगा, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो 3,000 का एड टू एक्सपेंस, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन 3,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। चलो मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जा रहा हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट 20,600, तो डेटर्स कितने का है? एक और एडजस्टमेंट है डेटर्स के साथ नंबर 10। तुम लोग एग्जाम में तो क्या सारे एडजस्टमेंट पढ़ के ही करोगे ना, तो तुम ये मत सोचना सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कौन से एग्जाम में तो पूरा प्रॉब्लम रीड करके ही करोगे सॉल्व। डेटर्स इंक्लूड 1,50,000 आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो एक काम करो, पहले तो तुम ट्रेड रिसीवेबल्स में जाओ, एक प्रेजेंटेशन देना है तुमको। गो टू ट्रेड रिसीवेबल्स एंड राइट हियर डेटर्स, below that outstanding for more than 6 months, उसके नीचे others, और फिर माइनस आरडीडी। 20,600 का आरडीडी बोला हुआ है। हाँ, मोर देन 6 मंथ्स 1,50,000 बोला हुआ है। ये आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट, एंड पीएनएल अकाउंट में अदर एक्सपेंसेस में तुम आरडीडी लिख दो, 20,600 लिख दो। ये एज पर एडजस्टमेंट है, एज पर ट्रायल बैलेंस कुछ होएगा, बैड डेट्स कुछ होएगा तो प्लस माइनस कर देंगे। अभी डेटर्स कितना वो देखते हैं पहले तो। डेटर्स ये रहा अपने पास, डेटर्स है 4,12,000। तो ये 4,12,000 में से 1,50,000 आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ्स है। तो 4,12,000 में से अगर 150 हटाते हैं तो बचता है 2,62,000। तो पहले तो बैलेंस शीट का काम कंप्लीट करो। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में लिख दो 2,62,000 अदर्स, तो ये हो गया 4,12,000, और 4,12,000 इसमें से माइनस करना है 20,600, 3,91,400। $3,91,400। फिर देखते हैं पूरा और कोई बैड डेट्स या आरडीडी कुछ है क्या। डेबिट साइड में बैड डेट्स तो कोई दिखा नहीं अपने को, डेबिट साइड में एक भी बैड डेट्स तो मेरे को नहीं दिखा। ठीक है, क्रेडिट में देखते हैं आरडीडी है क्या। डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, प्रपोज डिविडेंड है एक पिछले साल का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है? 20,000 का आरडीडी है। तो ये लास्ट ईयर वाला माइनस कर देते हैं। पीएनएल में जाओ, $20,600 माइनस 20,000, तो आरडीडी का जो नेट इफेक्ट आया ये साल पीएनएल में वो आया 600। ठीक है ना। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी।
हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट है अगला एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन अराइव्ड एज फॉलोस। अपने को रिटेन अर्निंग्स जो बैलेंस शीट में पीएनएल अप्रोप्रिएशन है उसका इंफॉर्मेशन दिया है। बोलते हैं लास्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर 15,000, 13,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स और फिर 2,000 बचा हुआ है। तो उन्होंने ट्रायल बैलेंस में 2,000 ही लिखा हुआ है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में 2,000 लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं। लास्ट ईयर अगर ओपनिंग बैलेंस 15,000 था, तो ओपनिंग बैलेंस अगर 15,000 था तो हम लोगों को 15,000 ही देना चाहिए था, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ही तो ओपनिंग बनता है। तो ये एडजस्टमेंट करके नहीं देने का, एडजस्टमेंट तो हम लोग करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखने का 15,000 और साथ में एक एडजस्टमेंट क्रिएट कर देने का, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 13,000। तो ये काम हम लोग करेंगे, उनको करके नहीं देना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा पीएनएल का 15,000 और ये साल ओपनिंग देखेंगे तो 2,000, तो रॉन्ग पिक्चर बताएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 लिख देते हैं, जो एडजस्टमेंट है उसको तो छोड़ना नहीं है अपने को, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिखा देते 13,000। तो ये एडजस्टमेंट कंप्लीट ही हो जाएगा। चलो जाओ, गो टू रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस 15,000 एंड एप्रोप्रिएशन में लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स $13,000 इधर से निकल गया, तो जनरल रिजर्व्स ट्रायल बैलेंस में होएगा अपने पास। जो भी जनरल रिजर्व्स है ट्रायल बैलेंस में, उसके साथ हम लोग 13,000 ऐड कर देते हैं। We will add 13,000 with that, है ना। अब देख लो ट्रायल बैलेंस में कितना जनरल रिजर्व्स है ऑलरेडी अपने पास, 50,000 का जनरल रिजर्व्स है। तो 50,000 के जनरल रिजर्व्स के साथ 13,000 ऐड कर देंगे। सो जनरल रिजर्व्स हो गया 63,000। सी फाइनल अकाउंट्स करने का ये बेस्ट तरीका है, कोई डॉट्स नहीं, कोई लाइंस मत छोड़ो, एडजस्टमेंट्स को पहले कंप्लीट कर दो और उसके साथ ट्रायल बैलेंस आइटम का पोस्टिंग करो। तो ये लो मेरा 5वां एडजस्टमेंट भी हो गया। तो एक के बाद एक हम लोग एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं। यहां तक एडजस्टमेंट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोला है देयर वाज अ क्लेम ऑफ ₹10,000 फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट बाय कंपनी। सिंपल, यू नो वेरी वेल, नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट बाय कंपनी मतलब अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इसका मतलब है ये वो है, क्या बोलते हैं ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी। लिखो, गो टू नोट नंबर 20। लिखो नंबर 20। contingent liabilities, कॉपी एज इट इज जो लिखा हुआ है। क्लेम फॉर रुपीज फॉर liquidated damages ₹10,000 not acknowledged as debt not acknowledged as debt
as the decision is pending, in court of law. As the decision is pending in court of law. अनसर्टेनिटी क्या वो तो बताना ही पड़ेगा ना. हाँ, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 7. Depreciation has been charged on the written down values. Building 2.5%, furniture 10%, motor car 20%. Building, furniture, motor car, ये 3 पे है. चलो ठीक है. Here are fixed assets. Land and building में building बोला है, मतलब land की वैल्यू अलग दी होगी. ये देखो ये. Land and building includes value of land 1 lakh rupees. So value of land 1 lakh है. Land and building includes value of land 1 lakh. Go to note number 10. Note number 10, tangible assets में लिख दो land 1 lakh. और लैंड तो डेप्रिशिएट होता नहीं है. फिर बिल्डिंग बिल्डिंग 80,000 माइनस पीएफडी. हाँ, फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या अपने पास फर्नीचर और मोटर कार है ना. फर्नीचर 25,000, मोटर कार 30,000. फर्नीचर का कॉस्ट 25,000 माइनस पीएफडी. हाँ, मोटर कार माइनस पीएफडी. मोटर कार माइनस पीएफडी कितना. पीएफडी कितना है देखो वो सामने देखो. बिल्डिंग का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 15,000 एंड मोटर कार 18,000. 20, 15 एंड 18 ये पिछले साल का. 20,000, 15,000, 18,000. और करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है ना वो पीएफडी पे है, अपना डब्ल्यूडीबी बैलेंस पे है. तो बिल्डिंग 80,000 कॉस्ट है. लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 20,000 निकाल देंगे तो 60,000 का डब्ल्यूडीबी बचेगा. फर्नीचर 25,000 में से 15,000 निकाल देंगे लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन. $5,000 बचेगा. और मोटर कार 30,000 उसकी वैल्यू है. 30,000 में से लास्ट ईयर तक का 18,000 हटा देंगे तो 12,000 डब्ल्यूडीबी बचेगा. इस पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का रेट अप्लाई करते हैं.
देखो करंट ईयर के रेट में क्या दिया है, बिल्डिंग 2.5%, 10%, 20%। टू 2.5%, 10%, 20%। 60,000 का 10%, 6,000। 6,000 का आधा करेंगे तो 3,000, तो ये हो गया 1,500। क्योंकि 10% 6,000 है, 5% will be 3,000 and 2.5 is 1,500. This is 500 and this is 2,400. चलो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, 1,500 500 20,400। वैल्यू निकालो आउटर कॉलम में, 80,000 minus 21,500, 58,500। 25 minus 15 करेंगे ना तो 10 बचेगा, 9,500। एंड 30 minus 20, 10 बचेगा, 400 हो गया, तो 9,600। ये हो गया टेंजिबल एसेट्स। और एक बड़ा एडजस्टमेंट हो गया मेरा। सो अभी अपना कहां तक हो गया मैं बता देता हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल जो है ना, नंबर 1 पूरा हो गया, नंबर 2 हो गया, ये सब कर दिया आप लोग, ये सारे गैप्स हो गए अपने। नंबर 7 तक तो हो गया। नंबर 8 बोला ऑडिटर्स आर टू बी पेड 3,000 विच इंक्लूड्स 1,000 फॉर सेक्रेटेरियल वर्क। आर टू बी पेड का मतलब ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है। आर टू बी पेड का मतलब अपने को प्रोवाइड करना। देख लो डेबिट साइड में पेमेंट टू ऑडिटर मेरे को नहीं दिख रहा है किधर। सो नो वेयर वी हैव पेमेंट टू ऑडिटर, तो ये एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही है। कितना पेमेंट टू ऑडिटर, 3,000। गो टू पीएनएल एंड अदर करंट लायबिलिटीज। पहले पीएनएल में चले जाओ, लिखो अदर एक्सपेंसेस में पेमेंट टू ऑडिटर, ऑडिट फीस, सेक्रेटेरियल वर्क। दोनों मिला के 3,000 है। ये 3,000 में से 1,000 सेक्रेटेरियल वर्क के लिए, मतलब 2,000 इज फॉर ऑडिट फीस। और आर टू बी पेड और ट्रायल बैलेंस में है नहीं, तो ये पूरा आउटस्टैंडिंग है। गो टू अदर करंट लायबिलिटीज एंड राइट देयर ड्यू टू ऑडिटर। $3,000। चलो ये एडजस्टमेंट भी हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है नंबर 11, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40% और उसमें करंट टैक्स 1,40,000 है। ठीक है, ये परसेंटेज तो जब भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा तभी अप्लाई कर पाएंगे, बट करंट टैक्स का तो काम कर देते हैं। 1,40,000 करंट टैक्स दिया हुआ है। सो करंट टैक्स 1,40,000। जब अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा ना, तो उस पर आप लोग 40% निकाल लेंगे। वो फिगर प्रोविजन फॉर टैक्स हो जाएगा और डिफर टैक्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है ना,
1,40,000 का सेकेंड इफेक्ट, गो टू नोट नंबर 9, ये तो अभी तुम लोगों को आता ही है, और नोट नंबर 9 में जाके लिख दो करंट टैक्स। $1,40,000, इसके नीचे माइनस एडवांस टैक्स, तो ट्रायल बैलेंस से ढूंढ के लिख देंगे। हमने प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया। फिर उसके बाद बोला हुआ है क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट और अंडर कॉस्ट। कुछ काम का नहीं, छोड़ो ना तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ना और कुछ। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। अपना पेड अप कैपिटल 5,96,000 था, 5,96,000 था। फॉर द ईयर 2017-18 लेस इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर। तो 5,96,000 का पहले तो तुम लोग एक काम करो, 5,96,000 उसका 8% निकालो तो 47,680 होता है, और उसमें से बोलते हैं इंटीरियम डिविडेंड जो करंट ईयर में दे रहे वो माइनस करो, जो बैलेंस है वो फाइनल डिविडेंड। तो अपने पास इंटीरियम डिविडेंड था, इधर देखो ये रहा 24,000, और कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी है साथ में, ये दोनों माइनस कर दो उसमें से। नहीं, डिविडेंड में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स माइनस मत करो, उसमें से खाली डिविडेंड ही माइनस करो। कितना इंटीरियम डिविडेंड? 24,000। एक्चुअली अभी तुमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आएगा भी नहीं, माइनस 24,000। तो 23,680 का अपने को डिविडेंड अपने को नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है। 23,680, 23,680 गो टू नोट नंबर 20 में जाओ। ट्वेंटी के नीचे लिखो 21, प्रपोज डिविडेंड $5,96,000 into 8% minus 24,000, and amount comes to 23,680. Amount is 23,680 rupees. 23,680। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर आगे मेरे को क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 15। मैं 14th एडजस्टमेंट तक सब कर चुका हूँ। ये इंटीरियम डिविडेंड का भी इफेक्ट दे ही दे देता हूँ ना। डिविडेंड कोई भी होगा ना वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है, तो ये इंटीरियम डिविडेंड है ना 24,000 और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये फाइनल डिविडेंड तो कैंसिल हो गया था, देखो ये प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड 33,600 था, इसके सामने पेमेंट हो गया। इंटीरियम डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये पहले का है, पिछले साल तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, अभी नहीं एप्लीकेबल है, तो अभी मैंने लिखवाना बंद कर दिया। लेकिन ये पिछले साल का है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया हुआ है, तो उसको कहाँ पे लिखने का मैं बता देता हूँ। डिविडेंड हो या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो भी है, ट्रायल बैलेंस का फिगर इधर ही आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तुम लोग याद करो कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंटीरियम डिविडेंड, जब डिविडेंड पेड की एंट्री भी आती है तो डिविडेंड टू कैश बैंक, तो कैश से माइनस होता है, डिविडेंड डेबिट अप्रोप्रिएशन में ही होता है। 24,000 एंड इंटीरियम डिविडेंड कितना था? इंटीरियम डिविडेंड 4,000 कुछ तो था, 4,886।
चलो मैंने ये भी काम कर दिया, अभी मेरा बस एक एडजस्टमेंट बचता है, फिर ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करके क्लोजिंग चालू कर देंगे। हाँ, क्या दिया हुआ है लास्ट ईयर्स, ये वाले एडजस्टमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो। Last year's assessment completed in the current year resulting into gross demand of rupees 60,000 paid, included in income tax paid. अब ये क्या है, तुमको मैं समझाता हूँ। ये पहले तो दो इक्वेशन लिखा हुआ, वो इक्वेशन लिखो, तुम्हारे नोट नंबर 9 के नीचे जाओ। नोट नंबर 9 के नीचे लिखो वर्किंग नोट्स। नोट नंबर 9 के नीचे लिखो वर्किंग नोट्स और लिखो ग्रॉस डिमांड minus provision for tax is equal to P&L appropriation account। फिर एक लाइन छोड़ के फिर से लिखो ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स इज इक्वल टू बैलेंस शीट। ये दो इक्वेशन बनाओ। अभी सुनो, मैं एडजस्टमेंट समझाता हूं तुम लोगों को। Last year's assessment completed during the current year with a gross demand। with a gross demand क्या होता है ना, सपोज करंट ईयर मेरा 2017-18 है, मैं जो फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूँ ना 2017-18 है, तो लास्ट ईयर था 2016-17। 2016 का जो ईयर बिगिन हुआ था वो 1 अप्रैल को हुआ था और ईयर एंड हुआ था 31 मार्च को। तो 31 मार्च के दिन तो बैलेंस शीट नहीं बन रही थी, बैलेंस शीट 31 मार्च के बाद बनना चालू हुआ और लेट्स से 30 जून को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया और वो बैलेंस शीट बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हो गया। फिर उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। तो जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ना, तो वो कौन सा ईयर आ चुका था, 17-18 वाला ईयर आ गया था। फिर इनकम टैक्स में अगर हम लोग ने 30 जून को रिटर्न फाइल किया तो उसके बाद में उन्होंने हमारा रिटर्न्स चेक किया और रिटर्न्स चेक करने के बाद में बोला तुम्हारा तो 60,000 का डिमांड है, तुमने जो टैक्स भरा है ना वो नहीं, 60,000 रुपीज तुमको देना पड़ेगा। तो देखो लास्ट ईयर का असेसमेंट करंट ईयर में कंप्लीट हुआ विद अ डिमांड नोटिस, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हर 3-3 महीने से मैं एडवांस टैक्स भरता हूं। तो मेरे बैलेंस शीट में एक एडवांस टैक्स अकाउंट ऑलरेडी है। ये तो लास्ट में क्या है, मैंने एंड ऑफ द ईयर में मेरे पूरे प्रॉफिट का कंप्यूटेशन किया। एंड ऑफ द ईयर में हम लोग ने पूरा नेट प्रॉफिट निकाला, फिर प्रोविजन क्रिएट किया। लेकिन डिपार्टमेंट इतना दिन रुकता नहीं है कि तुम एंड ऑफ द ईयर तक प्रॉफिट निकालो फिर हमको दो। हर 3-3 महीने से अपने को एडवांस टैक्स देना पड़ता है। तो मेरे बैलेंस शीट एसेट साइड में एक एडवांस टैक्स अकाउंट है ऑलरेडी, एक एडवांस टैक्स अकाउंट ऑलरेडी है। और एंड ऑफ द ईयर में मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का एक लायबिलिटी क्रिएट करता हूं। तो याद रखना टैक्स से रिलेटेड मेरे पास 2 आइटम है। सर कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो फिर से समझाता हूं। फिर से समझाता हूं, मेरा लास्ट ईयर क्या था 2016-17, इसकी बैलेंस शीट 16-17 का मतलब है 1 अप्रैल 2016 इज द बिगनिंग
और लास्ट ईयर की एंडिंग थी 31 मार्च 2017। इसकी बैलेंस शीट फाइनल हुई 30 जून को। तो 30 जून का मतलब है ये 17-18 वाला ईयर चालू हो गया था। और बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल हुआ। इनकम टैक्स का रिटर्न जब फाइल हुआ तो कौन से ईयर में फाइल हुआ? 16-17 का रिटर्न फाइल हुआ 17-18 में। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर में 1, 2, 3, 4 हर एक क्वार्टर में मैं एडवांस टैक्स भरता हूं। तो मेरे बैलेंस शीट में 31 मार्च को ऑलरेडी एक डेबिट साइड में एडवांस टैक्स अकाउंट है। और जब मेरा बैलेंस शीट फाइनल हुआ तो मैंने एक अकाउंट और 31 मार्च को क्रिएट किया, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मेरे पास टैक्स से रिलेटेड एक लायबिलिटी अकाउंट है और जो मैं एडवांस टैक्स भर रहा था अभी तक, क्या है, टैक्स का तो प्रोविजन तो एंड ऑफ द ईयर में जाके होता है ना, नेट प्रॉफिट तो एंड ऑफ द ईयर में मालूम पड़ता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, रफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और उससे एडवांस टैक्स भरते रहते हैं। तो ये 2 अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा, रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ने चेक किया और फिर अपने को एक डिमांड दे दिया कि आप लोग ने जो रिटर्न्स भरा है वो नहीं, हम लोग वो नहीं मानते, हम लोग तुमको बोलते हैं तुम्हारा इनकम टैक्स है 60,000। तो अब ये 60,000 को मैं 2 अकाउंट से कंपेयर करूंगा, एक तो जो मैंने प्रोवाइड कर रखा है वो, और एक जो मैंने पे कर रखा है। अगर मैंने प्रोवाइड कम किया तो और प्रोवाइड करूंगा, और अगर मैंने कम पे किया रहेगा तो और पे करूंगा। इसलिए मेरे को ये दोनों अकाउंट के साथ मैच करना पड़ेगा जो इनकम टैक्स की डिमांड नोटिस आई। अगर मैंने ज्यादा प्रोवाइड कर रखा है तो मैं रिवर्स कर दूंगा, और मैंने ज्यादा पे करके रखा है तो मेरे को रिफंड आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को ये डिमांड जो आया ना इनकम टैक्स ऑफिसर का, ये लास्ट ईयर का असेसमेंट करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है। जो करंट ईयर का मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूँ उसमें लास्ट ईयर का असेसमेंट कंप्लीट हुआ है। उनकी चेकिंग कंप्लीट हो गई, उन्होंने एक डिमांड नोटिस ठोक दिया। तो देखो अभी मैं बताता हूँ कितने का डिमांड नोटिस दिया हम लोग ने। अपने को इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस दिया हम लोग ने, देखो ना प्रॉब्लम में कितना डिमांड नोटिस दिया है, 60,000 का डिमांड नोटिस है देखो। लेकिन मैंने लास्ट ईयर 2 अकाउंट बना रखे थे मेरे बुक्स में, 2 अकाउंट बना रखे थे। एक तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स देख लो ना, 16-17 का है। प्रोविजन फॉर टैक्स 16-17 का कितना, 55,000 है, 55,000। ग्रॉस डिमांड तो आया 60,000, लेकिन इसके सामने मैंने कितना प्रोवाइड करके रखा है, 55,000। तो अभी और प्रोविजन करना पड़ेगा ना 5,000 का। लेकिन ये लास्ट ईयर का, अगर करंट ईयर का प्रोविजन करता तो मैं बोलता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स, क्योंकि लास्ट ईयर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, यहाँ पे बोलने का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कोई भी लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस या इनकम के लिए करंट ईयर का नेट प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आने के बाद जब बैलेंस शीट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है वहां से ही एडजस्टमेंट करना। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट करना पड़ेगा अपने को और प्रोवाइड करना है। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में 5,000 और प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ग्रॉस डिमांड को और एक अकाउंट के साथ कंपेयर करने का है, एडवांस टैक्स के साथ। तो एडवांस टैक्स के लिए क्या बोला हुआ है, लास्ट ईयर्स असेसमेंट कंप्लीटेड इन द करंट ईयर इनटू ग्रॉस डिमांड ऑफ 60,000 पेड इंक्लूडेड इन इनकम टैक्स पेड। अरे एडवांस टैक्स में लास्ट ईयर का 60,000 रुपया ऑलरेडी पेड है। ये साल का एडवांस टैक्स कितना है वो देखो, ये देखो इनकम टैक्स पेड 130 है ना, तो इसमें 60,000 का जो डिमांड नोटिस आ गया था हमने पे कर दिया। इसका मतलब है 70,000 करंट ईयर का एडवांस टैक्स है। ये टोटल 1,30,000 का ब्रेकअप दे दिया हम लोगों ने। 1,30,000 में से बोलते हैं 60,000 तो पिछले साल का जो डिमांड नोटिस है वो हमने पे कर दिया। अगर पे कर दिया तो नथिंग इज पेएबल और रिसीवेबल। मैंने तो बैलेंस शीट लिख रखी थी, कुछ नहीं, बस खाली अपने को पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंस आता, सपोज 60 के सामने ये 57 ही होता तो मैं बोलता था 3,000 इनकम टैक्स पेएबल अदर करंट लायबिलिटीज। अगर ये 65 होता था तो मैं बोलता था 5,000 रिसीवेबल, दैट इज अपन लोग ने ज्यादा भर दिया, वो अपने लिए रिफंड है। रिफंड है तो फिर अपन लोग जिसको लेके जाते थे
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये एडवांस दिया भर दिया है वो अपने को वापस लेने का, ठीक है ना, बट यहाँ पे तो सेट हो गया, सेटल हो गया। ये 5000 जो कम प्रोवाइड किया था ना, इसका इफेक्ट दे देते। गो टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड राइट योर शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। ये वाला एडजस्टमेंट 2 बार प्रैक्टिस करना, 2 इक्वेशन आएगा उससे काम हो जाता है। ये शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, ग्रॉस डिमांड माइनस लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब करंट टैक्स, लास्ट ईयर का करंट टैक्स इज इक्वल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ग्रॉस डिमांड माइनस लास्ट ईयर का जो एडवांस टैक्स है, लास्ट ईयर का एडवांस टैक्स इज इक्वल टू आइदर रिसीवेबल और पेड। तो 2 इक्वेशन बने। चलो आगे बढ़ू। मेरा सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए मेरे, और अभी लगे हाथ मेरे और 2 आइटम मैंने ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कर दिया है। मैंने ट्रायल बैलेंस के 2 आइटम की और पोस्टिंग कर दी है। ये 60,000 की कर दी है, और ये कहाँ गया करंट टैक्स, ये हो गया। ये एडवांस टैक्स 70 कर देते ना तो पूरा काम खत्म ही हो जाएगा। 70,000 का करंट ईयर का एडवांस टैक्स है, वो करंट ईयर का हम लोगों ने करंट टैक्स निकाल रखा है ना, नोट नंबर 9 वहां पे लिख दो एडवांस टैक्स 70,000, ये करंट ईयर में। चलो बस अब ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करेंगे, वी विल पोस्ट ट्रायल बैलेंस। अब रिमेनिंग आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विदाउट एडजस्टमेंट बहुत सारे हो गए अपने। तुम देखो ये सब भी हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग कर दिया, फर्नीचर कर दिया, मोटर कार, ये सब हो गया। हाँ अभी मेरे पास 4 एक्सपेंसेस है, कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, सन्डी, डायरेक्टर्स फीस, ये सब जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, सन्डी एक्सपेंस, डायरेक्टर्स फीस, जाओ अदर एक्सपेंसेस में जाओ। हाँ लिखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, selling expenses, sundry expenses, directors fees। ये सारे क्लासिक प्रॉब्लम्स है, ये तुम करो, उसके बाद में एग्जाम में देखो तुम्हारा ये वाले टॉपिक में एक सिंगल मार्क्स नहीं जाए। हाँ 1,25,000, 1,72,000, 1,10,000, 1,25,000, 1,72,000 and 1,10,000। एक और बच गया, ये डायरेक्टर्स फीस है 11,000, चलो ये भी हो गया। डायरेक्टर्स फीस लिख दो 11,000। फिर नेक्स्ट आइटम, क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000, ले जाओ क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000।
क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000 और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाओ और लिखो कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 1 lakh and 200,914, 1 lakh and 200,914. $3,09,114. फिर क्या है एडवांस, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ले जाओ 18,000 लिखा, ये शॉर्ट टर्म। एडवांस गिवन अभी डेबिट्स तो खत्म हो गया, बाहर ही निकाल दो ना इसको। चलो आगे बढ़ो, हम लोग क्रेडिट साइड में जाते हैं, देखते हैं क्या बच गया। ये क्रेडिटर्स ही बाकी है, क्रेडिटर्स 1 lakh, go to trade payables and write there creditors और क्रेडिटर्स के बाद में पीएनएल में चले जाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाके लिखो ग्रॉस प्रॉफिट 6,15,900, 6,15,900 6,15,900। चलो ये भी हो गया। अभी क्या लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, दिस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लाइबिलिटीज में जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 27,900, $27,900। Liabilities for expenses, outstanding expenses, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, जनरल रिजर्व्स हो गया। ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी साइड में मैं लिख रहा हूँ कितना है 30,000 है, लेकिन अभी मैं उसको इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि अभी करंट ईयर का मालूम नहीं है मेरे को। Deferred tax liability, I am writing here. $30,000 करंट ईयर में प्लस होएगा माइनस होएगा मेरे को नहीं। ये लो मेरा पूरा ट्रायल बैलेंस हो गया और मेरे सारे एडजस्टमेंट्स कवर्ड, ऑल एडजस्टमेंट्स कवर्ड। बस नाउ टाइम टू क्लोज। पीएनएल क्लोज करना चालू करेंगे। अपने पास अदर इनकम्स के नाम पे कुछ भी नहीं आया, तो ये 6,15,900 है ना, ये इनकम ही बाहर आ गया। देख लो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम नहीं है, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, इन्वेंट्री का चेंजेस भी नहीं है,
फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने P&L देखा जहां पे कोई एम्प्लॉइज का खर्चा नहीं है, वो भी लिमिटेड कंपनी। 60,000। हाँ, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देना भूल गए, दे देते हैं। Depreciation on building, $1,500. Depreciation on furniture, $500, and on motor car, 2,400. On motor car 2,400. ठीक है ना? सो तीनों का टोटल बाहर निकाल लो। फर्नीचर पे 500 था क्या 1,000 था? ये 1,000 होना चाहिए ना। 25 माइनस 15 तो 10,000 होता है। 1,000 होना चाहिए। 16,000 तो ये 9,000 है। चलो ठीक है, लिखो 1,000। टोटल बाहर निकाल लो। 2,500 कितना प्लस 2,400 इज 4,900। ये लो। फिर अदर एक्सपेंसेस को बाहर निकालो। अदर एक्सपेंसेस का टोटल बाहर निकालो। 600, 3,000, 1,25,000, 1,72,000, 1,10,000, फिर 11,000, 421,600। चलो मेरे कैलकुलेटर में तो यह करो। इनकम माइनस एक्सपेंस करो फटाफट। इनकम माइनस एक्सपेंसेस करो क्या? $6,15,000 minus 60,000 minus 4,900 minus 4,21,600 1,29,400। देखो हाँ, 1,29,400 का 40%, 51,760 51,760 minus 1,29,400 77,640। लेकिन तुम देखो ये डिफर्ड टैक्स नेगेटिव हो जाएगा, मतलब रिवर्स होके पुराना तो पूरा रिवर्स हो जाएगा। $51,760 minus 1,40 88,240। 88,240 का मतलब समझते हो गया? पुराना डिफर्ड टैक्स तो पूरा गया, ये 30,000 तो पूरा चला ही गया। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो पूरा रिवर्स हो गया और एसेट क्रिएट हो गया। कितना? -88,240।
तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो नहीं आएगी, डिफर्ड टैक्स एसेट आएगा। डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होएगा। कितने का डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा? 58,240। हाँ, 58,240 का एसेट क्रिएट होगा। चलो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है अभी? 77,640। ले जाओ इधर। $77,640 के साथ 15,000 ऐड कर दिया तो 91 कितना हो गया? 92,640। और 92,640 में से माइनस करो 13,000, 24,4886 और क्या 5,000 भी है ना। करो करो, माइनस करो सर। कितना होगा? 45,754। 45,754। और एक एडजस्टमेंट मैंने ना गलत कर दिया। मैं तुमको बताऊं क्या मैंने गलत किया, मेरे को ध्यान में आ गया। अच्छा हुआ अभी ध्यान में आ गया। जब भी मैंने ना ये चेंजेस किया था ना ट्रायल बैलेंस का, तो क्या चेंजेस किया था ट्रायल बैलेंस का मालूम है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में से 15,000 रुपया ट्रांसफर करके उन्होंने 2,000 बनाया था, तो मैंने इसको रिवर्स किया। मैंने रिवर्स क्या किया कि जो ट्रांसफर हुआ था उसको हटाया और फिर से इसको 15,000 बनाया। तो ट्रांसफर हो चुका था तो जनरल रिजर्व्स में, जनरल रिजर्व्स को भी तो चेंज करना पड़ेगा। ये तो ट्रांसफर होने के बाद का था। तो ये 37,000 होना चाहिए। ये 37,000 नहीं समझे? ये 2,000 क्यों था? ये 2,000 क्यों था? क्योंकि ये 50,000 था। अगर ये 2,000 में, ये 2,000 से मैंने 15,000 बनाया, इसका मतलब है एक्चुअली क्या हुआ था वो बताता हूँ, पूरा प्रॉपरली बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। याद आ गया? नहीं तो गलती हो जाती थी। एक्चुअली क्या हुआ था वो बताता हूँ तुमको। ये 2,000 और ऊपर नीचे जो 50 है ना, ये 50 है, इसमें से 13,000 ही है ना, 13 है क्या? हाँ, 13,000 एक्चुअली 15,000 में से, 15,000 में से 13,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो ये 2,000 है। और जनरल रिजर्व जो 37,000 था उसमें 13,000 ऐड हो गया तो ये 50। तो अपन ने क्या किया, इसको हटा दिया और ये ट्रांसफर को हटा दिया, बोला 15,000। तो अगर इसको हटा दिया तो ये भी तो हटेगा ना। तो ऊपर 15,000 और ये 13,000 और अब वो ट्रांसफर हम लोग दिखाएंगे 13,000 और वो हम लोग ने दिखाया भी। लेकिन क्या है, मैंने जनरल रिजर्व है ना 50,000 लिख दिया। जनरल रिजर्व 50,000 नहीं, देखो ना, ये 15,000 और ये ट्रांसफर दिखाया तो 15 माइनस 13 2,000 पीएनएल ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट आ गया। लेकिन जनरल रिजर्व 37,000 प्लस 13,000 विल कम टू 50,000। ये 50,000 ट्रांसफर होने के बाद तो 63 मत लिख देना, ये रॉन्ग हो जाएगा, टैली नहीं होएगा इतना। चलो ठीक है, घबरा मत, आंसर रॉन्ग नहीं होंगे। मैं फाइनली मेरे को ध्यान में आ ही जाता है। सो कितना हो गया? 60 प्लस 45 करो ना जरा, बाहर निकालो। 60 नहीं 50, क्या कर रहा हूँ। सो ये हो गया 95,754 और ये हो गया 3,70,000।
काफी लेंदी प्रॉब्लम था, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तो फिर एग्जाम में तकलीफ होती है। ये कराने के बाद जब एग्जाम का पेपर करते तो इजी लगता है, क्योंकि मैंने इतने सारे एडजस्टमेंट्स कवर किए ना। मेरा एक्चुअली कंजूसी करने का कोई इरादा नहीं है कि मैं कम पढ़ाऊं। आई वांट टू टीच मोर। नहीं तो मैं अभी तक टेक्स्ट बुक के 4 प्रॉब्लम कर देता, तुमको क्या मालूम पड़ता? तुमको तो लगता है टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स हो गया, सिलेबस इज ओवर। आई वांट टू डू एक्स्ट्रा बिकॉज आई कैन कवर सो मेनी वेराइटीज इन दिस। 30, 33, 36, 36 plus 27, 900 करो जरा, कितना होता है फटाफट टोटल? 63, 900 हो गया क्या? ठीक है। इंटेंजिबल नहीं है, कैपिटल WIP नहीं है, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट भी नहीं है। निकालो बाहर, निकालो फिक्स्ड एसेट्स को फटाफट, फिक्स्ड एसेट्स को बाहर निकालो। कितना हुआ? 1,77,100। ये लो 1,77,100। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नील, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नील, अदर करंट एसेट्स नील, short term investments nil, nil, stock 3,50,000 बाहर निकाल लो। डेटर्स बाहर निकाला हुआ है ही पहले से, कैश इन हैंड भी बाहर निकाल दिया, नील, ये भी निकाला हुआ है। चलो जाओ बैलेंस शीट में जाओ फटाफट, ये जो आउटर कॉलम्स है सब बैलेंस शीट में फिलअप करो एंड कंप्लीट द बैलेंस शीट जल्दी जल्दी। अभी मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। 5,96,000 फटाफट। नोट नंबर 1 से 5,96,000 उठाया, नोट नंबर 2 से 95,754। शेयर वारंट्स है नहीं। आउटर कॉलम में 691,754 नील। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ना अपने पास। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3,70,000 का है। डिफर्ड टैक्स है नहीं। फिर उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज 3,70,000 के बाद में ये तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। ये 3,70,000 बाहर आ गया। हाँ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं है। ट्रेड पेबल्स है अपने पास, क्रेडिटर्स 1 लाख का था। और नोट नंबर 8 में देखो 63,900 है। और वो करंट टैक्स 140 माइनस 70 करके 70,000 बाहर आया था। सो 2,33,900 मारो बैलेंस शीट का टोटल 12,95,654। 12,95,654। दूसरे में जाओ, गो टू द नेक्स्ट। एसेट्स में 1,77,100 नील नील नील, प्लस 58,240 हो गया 2,35,340। अरे कोई टोटलिंग एरर रहेगा ना, कैलकुलेशन एरर, वो सुधार लेना, वो बताने को मत आना कि सर वो गलती हो गई थी, ये हो गई थी। 3,50,000। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 391,400। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 300, 914 था क्या?
हम्म, फिर अदर करंट एसेट्स तो नहीं है, ये है 18,000। निकालो टोटल बाहर निकालो फटाफट, अपना प्रॉब्लम कंप्लीट होना है, लास्ट स्टेज पे पहुंच गया अपन लोग एकदम। कितना है? 10,60,314। करो टैली। ये लो, मेरा प्रॉब्लम कंप्लीट है। ये मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया, 4 और 5 मैंने 5 क्वेश्चंस करा दिए तुम लोगों को फाइनल अकाउंट्स के, बड़े बड़े क्वेश्चंस करा दिए, बहुत अच्छे, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कवर करा दिए, तो ये तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ, अभी 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर उसके बाद में अपने टेक्स्ट बुक के 2-3 क्वेश्चन है वो तो बहुत फटाफट हो जाएंगे। सो करो, प्रैक्टिस करते रहो। आई स्टॉप माई लेक्चर।